बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैल्वानोमीटर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गैल्वानोमीटर है क्या? गैल्वानोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट। गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि पैसेज ऑफ करंट को डिटेक्ट करती है। मींस के जो पैसेज ऑफ करंट है, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाली डिवाइस को हम क्या कहते हैं? गैल्वानोमीटर कहते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या है कि टार्क एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर कोई ना कोई टॉर्क एक्ट करता है। और उस टॉर्क की वैल्यू हमने निकाली थी, टॉ इज इक्वल टू NIBA कॉज अल्फा के इक्वल। ठीक है। कंस्ट्रक्शन पहले से पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी डिवाइस देखें। इस तरह की डिवाइस होती है गैल्वानोमीटर। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है? गैल्वानोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप मैग्नेट। इस तरह का यू शेप मैग्नेट होता है। एक साइड पे नॉर्थ पोल होता है, दूसरी साइड पे साउथ पोल होता है। ठीक है। यू शेप मैग्नेट विद कनकेव शेप, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इस तरह का यू शेप मैग्नेट है। एक साइड पे नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड पे साउथ पोल है। A rectangular coil made up of enameled copper wire suspended between the poles of the U-shaped magnet। एक रेक्टेंगुलर, इस तरह की रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो नंबर ऑफ टर्न से मिलके बनी होती है। ठीक है। बहुत सारी नंबर ऑफ वायर्स, एक ही वायर को हम नंबर ऑफ टर्न्स में लपेट देते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है। तो उसी को हमने कॉइल का नाम दिया है सी कॉइल का। अब इसके दरमियान में मैंने इसको क्या कर देना है? प्लेस कर देना है इस तरह से। ठीक है। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स की एक कॉइल है, इसको हमने नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में क्या कर दिया है? प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद नेक्स्ट देखें का नॉन मैग्नेटिक फ्रेम ओवर विच द वायर इज़ वाउंड। अब वही जो हमने वायर वाउंड की है उसके अराउंड हमने नॉन मैग्नेटिक फ्रेम को हमने क्या कर दिया है? वाउंड कर दिया है, लपेट दिया है। अ सस्पेंशन वायर एफ कनेक्टेड टू अ वन टर्मिनल ऑफ द कॉइल एक्टिंग एज वन करंट लीड। अब देखें कि ये यू शेप मैग्नेट है। यहाँ पे क्या था? नॉर्थ पोल था, इस साइड पे साउथ पोल है। इसके दरमियान में हमने कॉइल प्लेस की है। ठीक है। इसके एक साइड से करंट एंटर होता है, उसको हम वन लीडिंग करंट बोलते हैं। दूसरी साइड से करंट लीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड करंट लीड बोलते हैं। ठीक है। तो सस्पेंशन, इस वायर को एफ़ का नाम दे दिया गया और इस वायर को हम वायर को हम क्या कह रहे हैं कि ये वन करंट लीड है। मींस कि यहाँ से जो फर्स्ट वन करंट लीड कर रहा है, मीन कि यहाँ पे एंटर हो रहा है लूजली वाउंड स्पायरल ई कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल। जो ये दूसरे टर्मिनल से ये साइड दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, तो यहाँ पे सेकेंड करंट लीड का मतलब है कि यहाँ से करंट क्या करेगा? लीव करेगा। An iron cylinder D placed inside the coil concentrated the field through it। अब एक आयरन का सिलेंडर होगा, आयरन से बना हुआ सिलेंडर है, तो वो हम प्लेस कर देंगे इसके अंदर। ठीक है। ये जो डी सिलेंडर है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि कॉइल के अंदर हमने इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद ओके अब यहाँ पे थोड़ी सी इस डायग्राम को देखें कि इस डायग्राम में अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि एक यू शेप मैग्नेट है, उसका एक साइड पे नॉर्थ है, दूसरी साइड पे साउथ पोल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि हमने एक कॉइल इस नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में क्या कर दिया? प्लेस कर दी है। ठीक है। कॉइल भी प्लेस होगी। कॉइल के बाद एक साइड की जो वायर है, ठीक है, ये मिरर लगा हुआ है, ये एफ इस वायर को नाम दे दिया है, तो यहाँ से इसको वन करंट लीड बोलते हैं। ठीक है। यहाँ से सपोज कर लें करंट एंटर कर रहा है, तो इसको सेकंड करंट लीड बोलते हैं। यहाँ से करंट बाहर मूव कर रहा है, इसको लूजली स्पायरल वायर भी कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं। ठीक है। इस तरह की लूप्स बन रहे हैं, तो उसको स्पायरल ई भी कहा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में हमने कहा था कंस्ट्रक्शन में कि इस कॉइल के अंदर एक सिलेंडर होता है जिसे हमने डी का नाम दिया, वो हमने प्लेस किया। ठीक है। ये वाला सिलेंडर हमने प्लेस किया। तो ये तो सारी थी इसकी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अब ये टॉप व्यू दिखाया हुआ है। ठीक है। देखें कि आपने यहाँ पे ये जो शेप पड़ी है, इसका ये टॉप व्यू है। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये कैसा नज़र आता है? ये इसका टॉप व्यू है। जैसे ही
ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ठीक है। ये दरमियान में क्या रखी हुई है, कॉइल रखी हुई है। अब जैसे ही इस कॉइल ने आगे पीछे मूव करना है तो इसके साथ ये नीडल कनेक्टेड है, तो नीडल को हमने स्केल के ऊपर प्लेस किया हुआ है, इस तरह से स्केल बनाया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही नीडल की आगे पीछे मूवमेंट होगी तो वो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, पैसेज ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो भी करंट की वहाँ पे वैल्यू आ रही होगी। अनदर डायग्राम है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। उसके बाद अब वर्किंग क्या है, वर्किंग में सबसे पहले व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, जैसे ही कॉइल में से करंट पास करेगा, जो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है उसमें से जैसे ही करंट पास करेगा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द डिफरेंट पॉइंट ऑन अ बॉडी। तो हमने ये पढ़ा था वहाँ पे कपल एक्ट करता है, मीन्स के अगर इस साइड पे क्या है कि बाहर की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है तो इस साइड पे इन साइड एक्ट करेगी। मीन्स कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बनाऊँ, अगर यहाँ पे फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है तो दूसरे कॉर्नर पे डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो इन फोर्सेस को हम कपल का नाम देते हैं, ठीक है। मीन्स कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड होती हैं, बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन होती है। तभी ये फोर्सेस लगेंगी तो क्या होगा कि ये कॉइल ने रोटेट करना है। अगर कॉइल रोटेट करेगी तो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, जैसे ही कॉइल में से करंट पास करेगा, अ कपल टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ बॉडी एक्ट ऑन द कॉइल एंड द कॉइल टेंड टू रोटेट। तो जैसे ही फोर्सेज एक्ट करेंगी इस कॉइल के ऊपर तो ये कॉइल क्या करेगी, आगे पीछे इसने रोटेट करना है, ठीक है। तो उस रोटेशन की वजह से सच कपल इज नाउन एज अ डिफ्लेक्टिंग कपल। तो इस कपल को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग कपल बोलते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, उसी डिफ्लेक्टिंग कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा हम उसको क्या कहेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे। इफ़ एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एक कॉइल की अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स इसके अराउंड बाउंड की हैं तो उसका जो एरिया होगा उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। एंड देन द टॉर्क ड्यू टू द डिफ्लेक्टिंग कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो NIBA कॉज अल्फा के इक्वल आता है। ये आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में निकाला भी था, जब कपल फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो उसका ये रिलेशन हमने प्रीवियस आर्टिकल में निकाल चुके हैं। अब टॉर्क मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सिंस द पोल्स पीसेज ऑफ द मैग्नेट आर मेड concave to make the field radial, therefore the plane of the coil always parallel to the field। जब प्लेन कॉइल का और फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो पैरेलल के लिए एंगल कितना होता है, 0 डिग्री में होता है। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का आंसर आ जाएगा इसके इक्वल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो किस्म के टॉर्क निकालने हैं, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, दूसरा रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमने कैसे निकाला है, जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। उस रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, देखें, जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कॉइल के ऊपर, ठीक है, तो कॉइल ने क्या करना है, रोटेट करना है। उस रोटेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी टॉर्क को हमने क्या नाम दिया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का नाम दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब प्लेन ऑफ द कॉइल और फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये डायग्राम भी शो की गई है, ये टॉप व्यू दिखाया गया है कि देखें अब ये देखें, ये जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये नंबर ऑफ टर्न्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ब्लू कलर की और ये क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के जब पैरेलल होंगी तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, जो कि NIBA नायाब के इक्वल आई थी। उसके बाद अब रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क को भी देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक और पॉइंट कोट करें कि देखें कि जिसे हमने 1 करंट लीड बोला था, अगर वहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो सेकंड करंट लीड से क्या होगा कि जो करंट है वो आउट हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है उसको पढ़ लेते हैं। अब रिस्टोरिंग टॉर्क एज द कॉइल टर्न्स अंडर द एक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क द सस्पेंशन वायर इज ट्विस्टेड which gives rise to the torsional couple which tend to untwist the suspension wire and restore the original position। होता क्या है कि देखें, जैसे ही कॉइल ने आगे पीछे हरकत करनी है तो इस तरह की कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे वायर लगी हुई है। जैसे ही इसने अब इस तरह से आगे पीछे हरकत करनी है तो होगा क्या, इसके अंदर नंबर ऑफ लूप्स क्रिएट होंगे, ठीक है।
अब नंबर ऑफ लूप्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। या यूँ कह लें कि रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब है जो ऐसा टॉर्क जो कि कॉयल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाए, रीस्टोर कर दे। ठीक है, पहले कॉयल अगर इस डायरेक्शन में थी, फिर थोड़ी डिफ्लेक्ट होके इस तरह हो गई है, अब इस शेप को दोबारा से ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसे हम रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है कि कॉयल को अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए वापस लाने वाला जो टॉर्क होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। ठीक है, अब देखें कि एज कॉयल टर्न्स अंडर द एक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, सस्पेंशन ऑफ द वायर ट्विस्टेड, तो जो वायर नीचे थी उसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होंगे, इस तरह के ट्विस्टेड प्रोड्यूस हो जाएंगे, विच गिव्स राइज टू द टॉर्शनल कपल, जो कि टॉर्शनल कपल के तौर पे एक्ट करेगा, विच टेंड टू अनट्विस्ट द सस्पेंशन वायर एंड रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन। तो वो जो टॉर्शनल कपल प्रोड्यूस हो जाएगा इस वायर के अंदर, वो उसको क्या करेगा, वो अनट्विस्ट करेगा, यानी कि दोबारा से उन वो ये जो कल से बने हैं इनको रिमूव करेगा और उस जो कॉयल है, वो जो वायर है, उसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाएगा। तो इस तरह के जो कपल होते हैं उसको रिस्टोरिंग कपल कहते हैं। द टॉर्क ड्यू टू द रिस्टोरिंग कपल, जो रिस्टोरिंग कपल की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जितना एंगल मैक्सिमम होगा उतना जो टॉर्शनल कपल है वो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो भी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। तो वो क्या होता है, थीटा के प्रोपोर्शनल होता है एज लॉन्ग एज सस्पेंशन वायर हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता है जिसे हमने सी का नाम दे दिया है, सी थीटा। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसे हम ट्विस्टिंग और टॉर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द वायर पे। देखें कि अगर किसी चीज़ को आप जितना ज़्यादा मोड़ेंगे उसमें उतना ज़्यादा एंगल प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा एंगल प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर टॉर्क